गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं राणा सांगा के बारे में और हम पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा था कि राणा सांगा और बाबर के बीच जो खानवा का युद्ध हुआ था उसके देश पर क्या प्रभाव पड़े। तो मैंने आपको बताया था कि मेवाड़ के गौरव का अंत हुआ। मेवाड़ का जो गौरव महाराणा कुंभा के समय से चला आ रहा था उसको महाराणा सांगा ने पराकाष्ठा पर पहुंचाया। लेकिन जैसे ही सांगा खानवा के युद्ध में हार गए, मेवाड़ का जो सूर्य उदयाचल की ओर था वो कहाँ आ गया? अस्ताचल पर आ गया। दूसरा, राजस्थान के जो राजपूत थे उनकी सफलता की समाप्ति हो गई, एक युग समाप्त हो गया। अगला जो युग आएगा वह मुगलों के साथ में संधि और वैवाहिक संबंध लेकर आएगा, जिससे क्या है, राजस्थान की आन मान शान के गौरव समझे जाने वाले राजपूतों के सम्मान में कुछ कमी आए। ठीक है ना। अब हो सकता है उन्होंने विवश होकर ही मुगलों से शादी संबंध बनाए, लेकिन जो लोग इन्हें विधर्मी समझते थे कुछ कारण ऐसे रहे जिनके कारण क्या है वो मुगलों को अपनाना पड़ा। दूसरा क्या हुआ बेटा, इस युद्ध के साथ ही राजपूती शक्ति का भी ह्रास हो गया। ठीक है। अब आप देखिए बाबर को क्या फायदा हुआ। बाबर जो जिसकी शक्ति का केंद्र कहाँ था? काबुल, वह शक्ति का केंद्र हटकर काबुल से कहाँ आ गया? दिल्ली और आगरा आ गया। क्योंकि दिल्ली आगरा के साथ साथ मेवाड़ के बहुत सारे जगहों पर भी क्या था? बाबर का कब्जा हो गया। दूसरा एक नुकसान जो हुआ हिंदुस्तान को, इस युद्ध में बहुत सालों बाद में मुसलमानों और हिंदुओं यानी राजपूतों और अफगानों के बीच में एक राष्ट्रीय संगठन बना। किसको? विदेशी बाबर को भगाने के लिए। लेकिन बाबर की हार के सांगा की हार के साथ ही बाबर के विरुद्ध बना यह संगठन भी टूट गया और जो आशा थी कि आगे ये लोग मिलकर रहेंगे वो आशा निराशा में बदल गई। दूसरा क्या है, बाबर का अब स्थायी निवास कहाँ हो गया? भारत में हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अब जब तक महाराणा सांगा थे बाबर को सदैव चिंता लगी रहती कि वो किस प्रकार अपने जो शासन को सुरक्षित रखेगा। लेकिन न केवल उसने सांगा को हराया बल्कि इसी हार के कुछ समय बाद सांगा की मृत्यु भी हो गई। और इससे क्या हुआ बेटा? इससे जो क्या है बाबर निश्चिंत हो गया और उसने क्या किया? भारत में अपना स्थायी निवास बनाने का निश्चय किया और जो केंद्र काबुल और कांधार था वह आगरा और दिल्ली बन गया। और यहाँ पर मुगलों ने बाद में आप देखेंगे अंग्रेजों के आने 1857 तक 1526 से जो राज्य चलेगा वो एन केन प्रकरण खत्म कब होगा? 1857 में। ठीक है। अब है राणा सांगा युद्ध के बाद क्या हुआ। तो क्या हुआ, इनकी मृत्यु कैसे हुई वो बता रहा हूं। युद्ध में मूर्छित हो जाने के कारण महाराणा सांगा के जीवन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उन्हें युद्ध भूमि से दूर कहा? बसवा ले जाया गया। ठीक है बेटा। अब क्या होता है आगे? अब क्या होता है बेटा? होश आने पर सांगा बहुत दुखी हुआ और युद्ध भूमि से
अपने को इतनी दूर लाने के लिए सामंतों को बुरा भला कहा। ठीक है, अब देखिए आप क्या कहा, सामंतों को बुरा भला कहा। अब उसको अपनी पराजय का क्या मिलेगा, समाचार मिलेगा। लेकिन जब सामंतों ने खानवा युद्ध में हुई पराजय के बारे में सांगा को बताया, तो भी सांगा निराश नहीं हुआ। ठीक है, इसको तारीख आगे बताता। ठीक है बेटा, बता दिया होगा। देखो बेटा, युद्ध में मूर्छित हो गए कौन, महाराणा सांगा। तो उनकी जान की परवाह करने के लिए क्या किया गया, उनको जान से बचाने के लिए या उनको सुरक्षित रखने के लिए क्या है, उन्हें युद्ध भूमि से दूर बसवा ले जाया गया। होश आने पर वो युद्ध भूमि से दूर आए, तो एक वीर व्यक्ति जब युद्ध भूमि से दूर आ जाता है तो क्या होता है, दुखी होता है। लेकिन जब सामंतों और उसने अपने सामंतों को क्या बड़ा बुला कहा, जब सामंत उसे बताते हैं कि युद्ध में हम हार चुके हैं, तो ऐसे पर भी सांगा क्या है, निराश नहीं हुए, बल्कि वो क्या करेंगे, अपनी पराजय का बदला लेने के लिए कोशिश करेंगे। ये होती है वीर व्यक्तियों की पहचान। आगे का घटनाक्रम और उनकी मौत के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये घटना किस प्रकार घटेंगी और किस प्रकार इस वीर योद्धा का अंत होगा। देखो बेटा, जो व्यक्ति जन्म लेता है उसका मरना तो क्या है, निश्चित है। लेकिन कुछ व्यक्तियों की मौत हमें क्या है, दुख पहुंचाती है, जैसे कि सांगा। अब देखो, बाबर से अपनी पराजय का बदला लेने के उद्देश्य से सांगा कहा जाते हैं चंदेरी की तरफ, सांगा चंदेरी की तरफ जाते हैं। लेकिन युद्ध विरोधी सामंत उन्हें जहर दे देते हैं और क्या होता है, 30 जनवरी 1528 ईस्वी में कालपी में उनकी मृत्यु हो जाती है। ये तो है एक मत। दूसरा मत हम अभी पढ़ेंगे, तो बेटा ये है
अमर काव्य वंशावली के अनुसार क्या है? अमर काव्य वंशावली के अनुसार सांगा का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ? मांडलगढ़ में हुआ। मृत्यु के समय सांगा की आयु 46 वर्ष थी। ठीक है, जो तारीख मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो बेटा क्या होता है, राणा सांगा के जो सरदार हैं वो क्या करते हैं, उन्हें अपनी पराजय की बात बताते हैं कि महाराज हम युद्ध में हार गए हैं। लेकिन सांगा बाबर से हार जाने के पश्चात भी निराश नहीं होता, क्योंकि वो एक वीर पुरुष है। वो क्या करते हैं, बाबर से अपनी पराजय का बदला लेने के उद्देश्य से सांगा क्या है, चंदेरी की तरफ जाते हैं। किंतु कुछ युद्ध विरोधी जो सामंत हैं वो क्या करते हैं, उन्हें जहर दे देते हैं और 30 जनवरी 1528 को कालपी में उनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के समय महाराणा सांगा की आयु मात्र 46 वर्ष थी। आप देखिए इतनी सी कम उम्र में उन्होंने कितने कितने महान कार्य कर दिए। लेकिन जो अमर काव्य वंशावली है उसके अनुसार राणा सांगा का जो अंतिम संस्कार है वो कहाँ हुआ? मांडलगढ़ में हुआ। और मृत्यु के समय उनकी क्या थी? आयु 46 वर्ष थी। अब हम पढ़ेंगे महाराणा सांगा का मूल्यांकन कि वो किस प्रकार के व्यक्ति थे और इतिहास में उन्हें क्यों याद किया जाता है। देखो बेटा, राणा सांगा इनका मूल्यांकन करें हम, कैसे थे? वीर थे, उदार थे, कर्तव्य थे, दयावान थे और न्यायपरायण थे थे। कैद में आए शत्रु को रिहा करना और उसे उसका राज्य वापस देना एक दयावान और उदार व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। देखो बेटा क्या है, विपत्तियों के कारण वे वीर व साहसी बने। पृथ्वीराज ने क्या किया था, उनकी
एक आंख फोड़ दी थी, ठीक है। इब्राहिम लोदी से हुए खातोली के युद्ध में उनका एक हाथ कट गया और पैर में तीर लगने से वे लंगड़े हो गए। उनके शरीर पर कुल 80 घाव थे। देखने पर वे एक सैनिक भग्नावेश दिखते थे। ठीक है, उतारिए, फिर मैं आपको बताऊं। अब देखो बेटा, राणा सांगा का मूल्यांकन जब हम करते हैं तो हम पाते हैं राणा सांगा एक वीर व्यक्ति थे, उदार व्यक्ति थे, कृतज्ञ व्यक्ति थे, दयावान व्यक्ति थे और न्यायपरायण थे। कैद में आए हुए शत्रु को रिहा करना महाराणा सांगा जैसा ही व्यक्ति कर सकता है। आपको मालूम है महमूद खिलजी को सेकंड को उन्होंने 3 महीने कैद में रखा और कैद से रिहाई नहीं किया बल्कि उसे उसका राज भी वापिस कर दिया। तो ऐसा कौन कर सकता है? निडर व्यक्ति कर सकता है। अपने शत्रु को कौन छोड़ता है? निडर व्यक्ति छोड़ता है। और ऐसी दया कौन कर सकता है? जो दयावान हो और उदार व्यक्ति हो। विपत्तियों ने क्या किया था? इस व्यक्ति को वीर बनाया। आपको मालूम है जब जोतसी ने घोषणा की कि आने वाले समय में ये राजा बनेंगे तो इनके भाई ने ही इनकी आंख फोड़ दी और दोनों भाई इनके जान के दुश्मन हो गए। इन्होंने करमचंद पवार के यहाँ अपना अज्ञातवास गुजारा। तो ऐसा व्यक्ति अपने आप में वीर होना ही था। दूसरी बात, जब खातोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी से जब ये लड़े तो इनका एक हाथ कट गया और एक पैर में तीर लगने के कारण ये क्या है, हमेशा के लिए लंगड़ी हो गए। उनके शरीर में 80 घाव थे और कैसा लगते थे? जैसे सैनिक भग्नावेश हो। उनके शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं था जिस पर भी किसी हथियार के निशान नहीं हो। तो ऐसा वीर व्यक्ति थे हमारे कौन? महाराणा सांगा। अब देखिए बच्चों, इनकी और खास बात है, इन्होंने अपने पुरुषार्थ के बल पर क्या किया था? सांगा ने अपने पुरुषार्थ के बल मेवाड़ के गौरव को बढ़ाया। ठीक है ना? अपने समय में सबसे शक्तिशाली हिंदू शासक थे।
आमेर में आमेर, जोधपुर व बीकानेर के शासक इनका सम्मान करते थे। जबकि ग्वालियर, रायसेन, चंदेरी, गागरोन, कालकी, व बूंदी के शासक इनके सामंत थे। ठीक है, इसे आप बताइए, फिर आगे देखते हैं। देखो बेटा, सांगा ने अपने पुरुषार्थ के बल पर मेवाड़ का जो गौरव है इसे अत्यधिक बढ़ाया। इनके समय में ये बहुत बड़े शक्तिशाली राजा थे। इनके सम्मान में बड़े बड़े राजा दिखते थे। आमेर, जोधपुर व बीकानेर के शासक क्या करते थे, इनका सम्मान करते थे, इन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते थे। जबकि ग्वालियर, रायसेन, चंदेरी, कागरोन, कालपी और बूंदी के शासक क्या थे, इनके सामंत थे। अब देखिए बेटा, एक बहुत बड़ी बात है कि बाबर स्वयं इनके बारे में क्या सोचता है और क्या लिखता है। ठीक है ना, वो मैं आपको बता रहा हूं। बाबर है जो कहता है, क्या कहता है कि अपनी सांगा ने अपनी बहादुरी और तलवार के बल पर बहुत बड़ा शासक बन गया। क्या कहता है बाबर? बाबर है, बाबर कहता है, क्या कहता है कि सांगा अपनी बहादुरी व तलवार के बल पर बहुत बड़ा शासक बन गया। साथ में क्या कहते हैं कि दिल्ली, मालवा, दिल्ली और गुजरात का कोई अकेला सुल्तान इन्हें नहीं हरा सकता। क्या कहता है? मालवा, दिल्ली व गुजरात का कोई अकेला सुल्तान इन्हें नहीं हरा सकता। अब देखिए बेटा, इसके बाद क्या होता है, और बड़ी बात कहता है कि उसकी जो वार्षिक आय थी कितनी थी? 10 करोड़। राणा सांगा की वार्षिक आय 10 करोड़ थी। उसकी सेना में 1 लाख सैनिक थे। ठीक है ना। इसके अलावा बेटा इनके यहां, कौन कह रहा है? ये बाबरी कह रहा है। इनके यहां 7 राजा, 9 राव व 104 सरदार थे।
यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने राजपूत समाज की आपसी दुश्मनी मिटाकर उन्हें एक करने का प्रयास किया। ठीक है, इस कार्य में आगे आपको बताओ। उतारो बेटा, मैं फोन कर रहा था हमारा। देखो बेटा, राणा सांगा क्या जो है, इनकी जो मिसाल है वो बाबर भी देता है। क्या कहता है बाबर? जो कहता है, बाबर अपनी आत्मकथा में लिखता है, अपनी आत्मकथा में बाबर ने 2 हिंदू राज्यों का वर्णन किया है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बता दूं, एक मेवाड़ के राणा सांगा का, दूसरे विजयनगर के शासकों का। ठीक है ना? उसी में ये बाबर लिखता है, क्या कहता है, सांगा ने अपनी बहादुरी व तलवार के बल पर एक बहुत बड़ा शासक बन गया और उसने क्या किया, मेवाड़ के गौरव को बहुत बढ़ाया। मालवा, दिल्ली व गुजरात का कोई भी सुल्तान अकेला इन्हें नहीं हरा सकता था। तो बेटा, इसने बाबर ने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि उसने इन सारी घटनाक्रमों के बारे में अध्ययन किया। उसको ये मालूम था बाबर को कि मालवा के सुल्तान को, महमूद खिलजी सेकंड को भी इन्होंने हराया है ना? गुजरात के सुल्तान को भी हराया है और दिल्ली के इब्राहिम लोदी को तो इन्होंने 2 बार हराया है। इसलिए बाबर ने क्या लिखा कि कोई भी सुल्तान अकेला इन्हें नहीं हरा सकता। ठीक है। दूसरा लिखा है कि इनके जो साम्राज्य था उसकी आय कितनी थी? 10 करोड़ थी, है ना? उसकी सेना में 1 लाख सैनिक थे। उस जमाने में 1 लाख सैनिक होना बहुत मायने रखता है। और बाबर आगे लिखता है कि 7 राजा, 9 राव व 160 सरदार उनके साथ थे। और जो राजपूत आपस में अपनी दुश्मनी के लिए प्रसिद्ध थे, उन सभी राजपूतों ने आपसी दुश्मनी व भेदभाव को मिटाकर क्या किया? उन्होंने एक झंडे के नीचे लाने का प्रयास किया। ठीक है बेटा? इसके बाद की जो बात है वो आप बता रहा हूं। देखो बेटा, इसके बाद की जो बात है, ये राजनीति के साथ साथ धर्म के भी ज्ञाता थे। क्या थे? सांगा राजनीति के साथ साथ धर्म के ज्ञाता भी थे। देखो बेटा, इस बात की हमें जानकारी कहां से मिलती है? एक बार क्या होता है, राणा सांगा का दरबार रहता है। उस दरबार में राणा सांगा अपने सरदारों व सामंतों के साथ बैठे रहते हैं और अपने सामंतों और सरदारों को कहते हैं, जिस प्रकार एक टूटी हुई मूर्ति की पूजा नहीं की जा सकती। क्या कहते हैं? जिस प्रकार टूटी हुई मूर्ति पूजी नहीं जाती, उसी प्रकार एक अंग भंग व्यक्ति को भी राजा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? लेकिन इतने उदारता से उन्होंने इस बात को कहा कि उनके सामंतों का दिल पसीज गया और इतने सम्मान पाकर उन्होंने क्या कहा, महाराज, युद्ध भूमि में मिले हुए गांव तो वीर पुरुषों की आभूषण होते हैं, है ना? आपका अंग भंग कहाँ हुआ है? युद्ध भूमि में हुआ है। आप जन्म से अंग भंग नहीं थे, है ना? आपने अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए ये अंग भंग हुआ है और ऐसा व्यक्ति तो पूजने के योग्य है। और इतने उदार थे
कि आपको मालूम है हरिदास चारण जी को उन्होंने पूरे चित्तौड़ का राज्य दे दिया। तो हरिदास चारण जी ने ऐसा क्या काम किया था? तो हरिदास चारण जी ने ऐसा काम किया कि उन्होंने महमूद खिलजी सेकंड को बंदी बनाया था। जब उन्होंने मालवा का घेरा डाला था तो उन्होंने महमूद खिलजी सेकंड को बंदी बनाया गागरोन के युद्ध में, और उस खुशी में उन्होंने चित्तौड़ की सारी जागीर ही हरिदास चारण जी को दे दी। लेकिन हरिदास चारण जी भी उस उदार व्यक्ति के सामंत थे। उन्होंने सहर्ष सिर्फ 12 गांव में स्वीकार किए, बाकी की सारी जागीर सांगाजी को वापस कर दी। ठीक है बेटा। लेकिन ये गुणों के साथ साथ कुछ कमियां भी थी, जैसे कि हाथ में आए हुए शत्रु को छोड़ देना। एक राजा को ये चीज शोभा नहीं देती कि जो शत्रु हाथ में आए वो उन्हें छोड़ दे, क्योंकि देखो जब मालवा का महमूद खिलजी को छोड़ दिया लेकिन उसने खानवा के युद्ध में उनकी कोई भी मदद नहीं की। दूसरी गलती उन्होंने क्या किया कि जो गुजरात के प्रदेश जीते थे उन पर अपना अधिकार नहीं किया। तीसरी गलती क्या की कि उन्होंने अपनी रानी कर्णावती जो बूंदी की थी, जो उनकी पटरानी थी या परम प्रिय रानी थी, उसके कहने पर मनवीर और विक्रमादित्य और उदय सिंह को क्या किया था? रणथंभौर जैसी बड़ी जागीर दी थी। तो इससे क्या हुआ, बाद में मेवाड़ में कलह उत्पन्न हुआ। तो ऐसी गलतियों, छोटी मोटी गलतियों के बावजूद भी हम कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास, राजस्थान का इतिहास नहीं, मेवाड़ का इतिहास नहीं, भारतीय इतिहास में भी महाराणा सांगा की उपलब्धियों को, राणा सांगा की वीरता को, राणा सांगा की देश प्रेम को, राणा सांगा के संगठन को, ये अंतिम व्यक्ति था। राणा सांगा ऐसा एक अंतिम व्यक्ति था जिसके नेतृत्व में हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर क्या किया, बाबर या एक विदेशी को भगाने की कोशिश की। उसके बाद में इस प्रकार के संगठन सामूहिक रूप से हमें देखने को प्राय नहीं मिलते। ठीक है, तो ये थे हमारे महाराणा सांगा। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। अगले वाले टॉपिक में हम जोधपुर के राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, विशेषकर हम पढ़ेंगे राव चंद्रसेन के बारे में। लेकिन हमारी किताब में प्रारंभिक जानकारी में उनके पिता राव मालदेव जो राव गंगा के पुत्र थे उनके बारे में भी कुछ बातें दी गई हैं कि किस प्रकार राव मालदेव ने अपनी शक्तियों को बढ़ाया, किस प्रकार हुमायूं की सहायता करने से मना कर दिया, और शेरशाह सूरी ने संकित होकर बीकानेर के और सोजत के शासकों ने शेरशाह सूरी को निमंत्रण दिया और शेरशाह सूरी उनके निमंत्रण पर जोधपुर आया और सुमेर में क्या किया, उसने कैंप लगाया और गिरिरी गांव में कैंप लगाया। किसने? मालदेव ने। और इन दोनों के मध्य हुआ गिरी सुमेर का युद्ध। तो ये 1544 की इस युद्ध के जानकारी देने के बाद हम राव चंद्रसेन, उनके भाइयों के साथ उनके संबंध, फिर उसके बाद में अकबर के साथ उसके संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। राव चंद्रसेन वो व्यक्ति है जिसे महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। स्वतंत्रता की जो लौ राव चंद्रसेन ने जलाई उसको जीवित किसने रखा? महाराणा प्रताप ने। तो ये सारी बातें मैं आपको अगले वाले व्याख्यान में बताऊंगा। अगर आज जो हमने पढ़ाई की है, जो आज हमने व्याख्यान दिया है, उसमें अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सएप से, फोन नंबर से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।